Assalamu alaikum. Hope you guys are doing very well. I am Dr. Physio and I am thrilled to welcome you to my YouTube channel Physiotherapy Corner, dedicated to physical therapy lectures. Throughout our videos, we'll dive deep into understanding the condition, its diagnosis based on special tests and skin interpretation, pathophysiology, causes, symptoms, and physical therapy treatment via evidence-based practices and research. So let's get ready to expand your knowledge and understanding about today's lecture with me. Before moving on, subscribe to my channel and start taking notes so that you can ask whatever questions you have in the comment section below. In today's lecture, we are going to discuss arthritic condition, and for that we have first condition, degenerative joint disease, also known as osteoarthritis degenerative or osteoarthritis alone. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक प्रिसाइज सी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे व्हाट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसके बाद हम उसके सिम्टम्स, कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी और इसके जो है रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस और फिजिकल असेसमेंट, ये सब हम रिसर्च बेस पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें पहले हम वाया दिस बुक एक प्रिसाइज सी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, ताकि जब हम रिसर्चेस पढ़ें तो हमारे दिमाग में एक शॉर्ट सा इंट्रो ऑलरेडी होना चाहिए। तो सबसे पहले डिजनरेटिव प्रोसेस क्या होता है? अ डिजनरेटिव प्रोसेस ऑफ वेरिड इटियोलॉजी विच इंक्लूड्स मैकेनिकल चेंजेस, डिजीजेस और जॉइंट ट्रोमा अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक ट्रॉमेटिक होता है, एक नॉन ट्रॉमेटिक होता है। जो ट्रॉमेटिक होता है वो किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, ठीक है, या मतलब सेकेंडरी कॉज या किसी डिजीज़ की वजह से हो सकता है। मैकेनिकल चेंजेस या फिर डिजनरेटिव चेंजेस एक जो है वो एज फैक्टर भी होते हैं, तो उस वजह से भी वो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। अब जो मैकेनिकल चेंजेस आती हैं, डिजनरेटिव चेंजेस एज रिलेटेड फैक्टर हो जाते हैं, वो हमारे पास नॉन ट्रोमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ठीक है। और किसी डिजीज़ की वजह से भी जो होता है वो नॉन ट्रोमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। फिर कैरेक्टराइज बाय डिजनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज विथ हाइपरट्रॉफी ऑफ सबकॉन्ड्रल बोन एंड जॉइंट कैप्सूल ऑफ वेट बेयरिंग जॉइंट्स। यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस अफेक्ट करता है वेट बेयरिंग जॉइंट्स को, जिसमें हिप आ जाता है, नी आ जाता है, एंकल आ जाता है, ठीक है, एंकल एंड फुट आ जाता है हमारे पास, क्योंकि ये वेट बेयरिंग जॉइंट है। ये हैंड्स में इफेक्ट करेगा या बाकी जॉइंट्स को इफेक्ट करेगा उस सूरत में जब ये क्रॉनिक स्टेज पर चला जाएगा, ठीक है, और अनट्रीटेड होगा, मतलब काफ़ी टाइम से पेशेंट किसी तरह की कोई भी ट्रीटमेंट या मेडिकेशंस नहीं ले रहा। Then we have many different medications which are used to control pain, including corticosteroids, non-steroidal anti-inflammatory drugs, glucocorticoid injected into the joints that are inflamed and not responsive to NSAIDs. For mild pain without inflammation, acetaminophen may be used. मेडिसिन तो हम देते हैं, बट वी आर फिजियोथेरेपिस्ट, वी डो नॉट प्रोवाइड जस्ट मेडिसिन। हम जो है वो मोडेलिटीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कोल्ड पैक हो गया, हॉट पैक हो गया। अब हमारे पास तीन तरह की स्वेलिंग होती है। एक स्वेलिंग है, ठीक है, हमारे पास इफ्यूजन है, हमारे पास एडीमा है। आपको चोट लगी, वो एरिया स्पेसिफिक लोकलाइज्ड एरिया आपका जो है वो इफ़ेक्ट हुआ, रेडनेस हुई, वहाँ पर जो है आपके कुछ प्रोसेसेस रिएक्शंस होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। स्वेलिंग यूजुअली रिजल्ट होती हैं वहाँ पर जो है हमारे पास हीलिंग या हमारे पास इम्यून फैक्टर्स आ जाते हैं, हेल्पर टी सेल्स आ जाते हैं। उस इंजरी को रिपेयर करने के लिए हमारे जो है वो प्लेटलेट्स या वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यह हमारा जो है इम्यून सिस्टम है और मतलब नेचुरल हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए हम जो है वो कोल्ड पैक लगाते हैं, उससे रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। कभी कभार हीटिंग से, यूजुअली हीटिंग से रिड्यूस हो जाती है, कोल्ड पैक से भी रिड्यूस हो जाती है। बात करते हैं अब इफ्यूजन की। इफ्यूजन है जब ये वाली स्वेलिंग किसी कैविटी के अंदर हो जाए, जैसे जॉइंट कैविटी हो गई, पल्मोनरी कैविटी हो गई, एब्डोमिनल कैविटी हो गई, पेरिकार्डियल कैविटी हो गई, तो उस सूरत में इसे स्वेलिंग नहीं इफ्यूजन कहेंगे। तो इफ्यूजन अगर जॉइंट में है, जॉइंट कैविटी में है, फॉर जॉइंट कैविटी ओनली आपको इफ्यूजन को ट्रीट करने के लिए कोल्ड पैक यूज़ करना होगा, हॉट पैक नहीं। जॉइंट्स में आप कोल्ड पैक का इस्तेमाल करेंगे या कंट्रास्ट थेरेपी, जिसमें आप हीट और कोल्ड दोनों के दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज किसी पैथोलॉजी के रिजल्ट की वजह से भी आते हैं और हीलिंग प्रोसीजर के लिए भी इन्फ्लामेशन प्रोसीजर शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। अब इफ्यूजन में इन्फ्लामेशन हुई भी होती है पैथोजेंस की वजह से, पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं, तो वहाँ पर हम उनको कोल्ड पैक देते हैं, और अगर कोल्ड पैक से पेन रिलीफ नहीं हो रहा तो हम उनको कंट्रास्ट थेरेपी देते हैं। फिर आ जाते हैं एडीमा पर। एडीमा भी स्वेलिंग की एक टाइप है, लेकिन एडीमा में क्या है, जनरलाइज बॉडी इफेक्ट हो जाती है, आपकी लोअर लिम्ब ज़्यादा इफेक्टेड होती है। फिर उसके अंदर टाइप्स आ जाती हैं, पिटिंग एडीमा आ जाता है, नॉन पिटिंग एडीमा आ जाता है, और फिर इसके फैक्टर्स आ जाते हैं अलग अलग से, कि फिजियोलॉजिकल रीजंस की वजह से हो रहा है या एनाटॉमिकल रीजंस की वजह से हो रहा है, तो वो फिर एक अलग डिस्कशन है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। देन वी हैव diagnostic tests utilized are plain film imaging,
डेमोन्स्ट्रेटिव कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ OA। हमारे पास MRI है, CT है, और हमारे पास आ जाते हैं एक्सरेज। Diminished joint space, decreased height of articular cartilage, presence of osteophytes, and lab test होते हैं to rule out other disorders such as rheumatoid arthritis. Clinical examination assist in confirming diagnosis. Then we have physical therapy goals की बात करें तो सबसे पहले osteoarthritis के पेशेंट में हम joint protection की तरफ जाते हैं। जॉइंट प्रोटेक्शन में हम उनका वेट बेयरिंग कम करवा देते हैं जॉइंट्स पे। अब वो यूजुअली ऐसा होता है स्टेयर क्लाइंबिंग करते हैं तो स्टेयर क्लाइंबिंग से मना कर देते हैं हम उनको, प्रोलॉन्ग वॉकिंग से मना कर देते हैं, ओबीज है तो हम उनको वेट कंट्रोल की सलाह देते हैं। तो प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। और सर्दियों में यूजुअली क्योंकि सर्दियों में हमेशा जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं, जॉइंट कैविटी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में जाएगी। वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पर पेन बढ़ जाता है, साइनोवियल फ्लूइड की मूवमेंट जो है वो वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, तो फिर पेन की स्टिफनेस या स्पासम जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होता है, हम पेशेंट को नी कैप्स और जो है एक आता है कवर आता है नी कवर, वो हम पेशेंट को देते हैं प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज़ के लिए। ठीक है, इंप्रूव करते हैं जॉइंट मैकेनिक्स को, मेंटेन करते हैं एंड कनेक्टिव टिश्यू फंक्शन को, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एरोबिक कैपेसिटी को, एंड्योरेंस कंडीशनिंग को और रिकंडीशनिंग को सच एज एक्वेटिक प्रोग्राम्स। अब एरोबिक कैपेसिटी ना मल्टीपल तरीके से की जा सकती है। एक तो जॉगिंग आ गई, ठीक है, रनिंग आ गई, मल्टीपल एक्सरसाइजेज आ जाती हैं हमारे पास, स्काइंग आ जाती है हमारे पास, और स्किपिंग एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। लेकिन अगर आप वॉकिंग और जॉगिंग को छोड़ो और स्किपिंग या स्काइंग की बात करो तो उसमें जो है आपके मैकेनिकल लोड बढ़ जाता है। आप स्किपिंग एक्टिविटीज़ करवाओगे पेशेंट को, उसका मैकेनिकल लोड बढ़ जाएगा। अगर वो ओबीज है तो मैकेनिकल लोड बढ़ गया तो आपने जॉइंट की मज़ीद डिजनरेशन करवा देनी है। तो यहाँ पर इन्होंने एक्वेटिक प्रोग्राम्स को सजेस्ट किया। उसमें वेट बेयरिंग बहुत कम हो जाती है, मिनिमाइज़ हो जाती है, वेट बियर करता ही नहीं है, सारा वेट जो है ना वो बॉडी फ्लूइड जो है वो हमारा शिफ्ट कर जाता है, अपने ऊपर ले लेता है। तो हम जो है एक तरह से फ्लूइड कर रहे होते हैं, जॉइंट्स पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता वेट का, तो इसलिए एक्वेटिक प्रोग्राम्स जो है वो बेस्ट होते हैं। दूसरा जो ट्रीटमेंट है ना जो बेस्ट है एक्वेटिक प्रोग्राम्स के अलावा, वो स्ट्रेंथनिंग है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज मैं आपको रिसर्च के थ्रू बताऊंगी कि कौन सी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बेस्ट हैं फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट, पेन मैनेजमेंट के हिसाब से भी, दूसरा उनके मसल स्ट्रेंथनिंग को एनहांस करने के लिए भी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिसर्चेस जो मैं सर्च करके ऑलरेडी रखी हुई हैं ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें विदाउट फर्दर डिले। तो जी 2009 में एक रिसर्च की गई थी जिसके अंदर द सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड जेनेसिस ऑफ पेन के बारे में डिस्कस किया गया था। जेनेसिस ऑफ पेन में हम नहीं जाएंगे, हम सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करेंगे और इसके अंदर हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी भी मौजूद है तो हम उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स देख लेते हैं, सिम्टम्स क्या हैं, और यहाँ पर हमें बताया कि OA क्या है। तो OA जो है व्यू क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल आउटकम ऑफ रेंज ऑफ डिसऑर्डर होता है जो कि रिजल्ट इन स्ट्रक्चर और फंक्शनल फेलियर ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स के फंक्शनल फेलियर की वजह से होता है OA। OA अगर होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द ब्रेकडाउन एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू इज़ ओवरवेल्म्ड। ठीक है, बैलेंस ख़राब हो जाता है। यहाँ पे मैकेनिकल लोड की बात हो रही है। ठीक है, अब जो है मैकेनिकल लोड अकेला जो है जॉइंट नहीं, मसल्स भी टिश्यूज़ भी उठा रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम बिटवीन ब्रेकडाउन एंड रिपेयर। एक तो ब्रेकडाउन वहाँ पर जो हो रहा है, दूसरा वहाँ पर नेचुरल प्रोसेस हीलिंग का जैसे स्टार्ट हो जाता है, उन दोनों के दरमियान जो है ना इक्विलिब्रियम नहीं होता। ठीक है, तो वो डिफ्रेंशिएट कर जाए, डायनामिक जो होता है वो सेम बैलेंस नहीं होना, तो वो उसके ओवरवेलम हो जाता है। दिस प्रोग्रेसिव जॉइंट फेलियर जो है कॉज करेगी पेन, फिजिकल डिसेबिलिटी कॉज कर सकती है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कॉज कर सकता है। ऑल्दो मेनी पर्सन्स विथ स्ट्रक्चरल चेंजेस कंसिस्टेंट विथ OA आर एसिम्टोमेटिक। बहुत सारे पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक होते हैं, अब सिम्टोमेटिक भी होते हैं, एसिम्टोमेटिक होते हैं। सिम्टोमेटिक में आपके जो है सिम्टम्स नज़र आएंगे। ठीक है, अब यूजुअली पेशेंट्स को जो है वो 25 ईयर के अंदर ही 25% ऑफ पीपल विथ ओवर 55 ईयर्स हैव परसिस्टेंट एपिसोड ऑफ नी पेन। ठीक है, whom about 1 in 6 consult their general practitioner about it। मतलब 6 लोगों में से सिर्फ एक बंदा ही जो है वो जनरल प्रैक्टिशनर के पास आता है अपनी नी पेन की कंप्लेन लेकर। अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ दीज पर्सन हैव रेडियोग्राफिक नीज, और जो कंसल्ट करते हैं उनके पास रेडियोग्राफ्स भी होते हैं। ठीक है, तो रेडियोग्राफ्स यूजफुल होते हैं, एक्सरे रिलेट मोर इंपॉर्टेंटली टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर डायग्नोस्टिक पॉसिबिलिटीज रादर देन कंफर्मेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजीज। फैक्टर डिफरेंशिएटिंग सिम्टोमेटिक OA फ्रॉम एसिम्टोमेटिक रेडियोग्राफ डिजीज आर लार्जली अननोन। ठीक है, सिम्टोमेटिक नी OA जो है पेन ऑन मोस्ट डेज एंड रेडियोग्राफिक फीचर्स कंसिस्टेंट विद OA अकर्स इन अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ दोज एजेड विद 55। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इसकी थी। अब हम आ जाते हैं इसके सिम्टम्स का, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ OA।
यहाँ पर है टिपिकली डिस्क्राइब होता है, रिलेटेड और मैकेनिकल होता है, ठीक है। मे अकर विथ रेस्ट इन एडवांस डिसीजेस। क्यों? क्योंकि रेस्ट में मूवमेंट पहले ही यहाँ पर हमारे पास साइनोवियल जो जॉइंट है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम, अब जाहिर सी बात है आप जब तक जॉइंट की मूवमेंट नहीं करोगे साइनोवियल फ्लूइड न्यूट्रिएंट्स के की जो है वो सप्लाई वहाँ पर नहीं होगी। साइनोवियल फ्लूइड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं सप्लाई वो मूवमेंट से हो रहे हैं, मूवमेंट आप रोक दोगे तो फिर वो सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ठीक है। तो फिर रेस्ट से जो है वो पेन बढ़ जाता है एडवांस डिजीज में। ऑफन डीप एकिंग या नॉट वेल लोकलाइज होता है, यूजुअली ऑफ इंसिडेंस ऑनसेट, रिड्यूस्ड फंक्शन, स्टिफनेस मिलेगी, शॉर्ट ड्यूरेशन, ऑल्सो टर्म गेलिंग, शॉर्ट लिव्ड स्टिफनेस होगी आफ्टर इन एक्टिविटी, जॉइंट इंस्टेबिलिटी, बकलिंग और गिविंग अवे। ये बहुत ही सीवियर और क्रोनिक स्टेजेस में होगा। ये इनिशियली ऐसा कुछ नहीं होगा, इनिशियली आपको जो है वो पेन होगा, रिड्यूस फंक्शन होगा, स्टिफनेस होगी, ठीक है। पेशेंट में ऑल्सो कंप्लेन रिड्यूस मूवमेंट, डिफॉर्मिटी, स्वेलिंग, क्रैपिड साउंड्स, इंक्रीज एज जो है ओ एज अनयूजुअल बिफोर एज 40। बिफोर एज 40 ये बहुत ही अनकॉमन सी कंडीशन है, या नहीं होती, बहुत रेयरली होती है। इन एब्सेंस ऑफ सिस्टमिक फीचर्स सच एज फीवर एंड व्हेन पेन परसिस्टेंट पेन रिलेट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। अब उसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। कुछ एसोसिएटेड फैक्टर्स हमें मिलेंगे, जैसे कि टेंडरनेस होगी, लोकेटेड ओवर द जॉइंट लाइन, क्रैपिटस होगी विथ मूवमेंट, बोनी इनलार्जमेंट होगी जॉइंट की, जैसे कि हार्बर्डन्स और बूशर्स नोड्स, स्क्वायरिंग, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट आ जाएगा टिपिकली अलॉन्ग विद द अफेक्टेड जॉइंट लाइन इन द नी, ठीक है। अब ये जो बूशर्स और हार्बर्डन्स नोड्स है ना, ये आपको क्रोनिक इसमें मिलेंगे, स्टेजेस में मिलेंगे, जब वो प्रोग्रेस कर जाएगी कंडीशन इतनी कि वो हैंड्स पर इफेक्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन होगी, पेन होगा, पैसिव रेंज ऑफ मोशन में, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, टेंडरनेस और क्रैपिटस आपको इनिशियली मिल जाएगी, लेकिन बोनी इनलार्जमेंट, पेन ऑन पैसिव रेंज ऑफ मोशन, डिफॉर्मिटी या इंस्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट, अल्टर्ड गेट, मसल एट्रोफी और वीकनेस, जॉइंट इफ्यूजन, ये आपको क्रोनिक केसेस में मिलेंगे। जब पेशेंट को इनिशियली पेन होता है 6 महीने के अंदर अंदर वो अपना ट्रीटमेंट देना शुरू कर देता है, तो उसके लिए वेल एंड गुड है। अगर वो 3 साल 4 साल 10 साल बाद आ रहा है, वो क्रोनिक स्टेज में चला गया है, आप उसको फिर उसके अंदर ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अब इसकी हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ डायग्नोसिस ओ ए शुड मेड ऑन द बेसिस ऑफ योर हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड रोल ऑफ रेडियोग्राफ इज टू कंफर्म द क्लिनिकल सस्पिशियस एंड रूल आउट अदर कंडीशंस। अब सिम्टम्स हमने देख लिए, एसोसिएटेड सिम्टम्स हमने देख लिए, इसके थ्रू हम लोग जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री भी हमने ले ली। अब आ जाते हैं रेडियोग्राफ्स की तरफ। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रेडियोग्राफ्स। तो ये एक जो है रिसर्च की गई थी 2011 दिसंबर में, जिसमें बताया गया था डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इमेजिंग। यहाँ पर जो है कैरेक्टराइज, फिर ओए की जो है डेफिनेशन आ गई है कि डीजनरेटिव चेंजेस होती हैं बोन, कार्टिलेज, मेनिस्काई, लिगामेंट्स में, सर्वाइकल टिश्यूज़ में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ठीक है। तो ये एक कंडीशन इवॉल्व हो जाती है होल जॉइंट के अंदर। अब इमेजिंग हम यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनली बीन डायग्नोस रेडियोग्राफ डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं जॉइंट स्पेस विड्थ, ठीक है, ऑस्टियोफाइट्स बताती है। अब रिसेंटली एडिशनल मॉडलिटीज़ जैसे कि एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ऑप्टिमल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ठीक है, इन्हांस कर देती है ओए की डायग्नोसिस को एंड मैनेजमेंट थ्रू इम्प्रूवमेंट इन सॉफ्ट टिश्यू डिसेप्शन। अब रेडियोग्राफिकली हम लोग जाते हैं इस डिटेल को छोड़ के, ये रहा एंटीरियर पोस्टीरियर वेट बियरिंग रेडियोग्राफ ऑफ पेशेंट विथ जॉइंट स्पेस नेरो है, ठीक है, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो गई है, इस तरह से हमें एक्सरे में नज़र आएगा, ठीक है। ये एक्सरे हैं बाकायदा जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जॉइंट स्पेस नेरो हो जाएगी, ग्रेटर इन द राइट नी, ठीक है, एरो कंपेयर विद द लेफ्ट नी, यहाँ पर दो लेफ्ट और राइट को कंपेयर किया गया है। तो राइट नी, ये जो आर है ये राइट नी है, क्योंकि लेफ्ट राइट बदल जाता है जब हम एक्सरे देख रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बताया हुआ है कि राइट नी के अंदर जॉइंट स्पेस ज़्यादा नैरो है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट नी। बी डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है मैग्नीफाइड व्यू है राइट नी का, एरो डोनेट्स मीडियल स्पेस नैरोइंग। अब ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन भी यहाँ पर दिखाई दी गई है फीमर एंड टिबिया पर। फिर आगे बढ़ते हैं हम, करंट इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम एमआरआई देखते हैं, ठीक है। ये रहा, यहाँ पर एमआरआई कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, बोन मेरो एडिमा होगा, ठीक है, ये एरो जो है हमें हाईलाइट कर रहे हैं। लीजन्स होंगे डिपिक्टेड ऑन द मीडियल फीमर ऑन T2 वेट फेट सप्रेस्ड एमआरआई एंड मीडियल टिबियल प्लेटू ऑन एन इंटरमीडिएट वेट फेट सप्रेस्ड एमआरआई।
अच्छा, एमआरआई की जो है वो टाइप्स होती हैं, उसको मैं आपको ज़रूर जल्द से जल्द एक लेक्चर बताऊंगी, जिसके अंदर मैं बताऊंगी कि T2 इमेजेस क्या होती हैं और वेट फेट सप्रेस्ड एमआरआई कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये एमआरआई कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब ये एमआरआई की एक और टाइप है जिसके अंदर डिफ्यूजन वेट इमेजिंग है, पटेलर कार्टिलेज इन वीवो यूजिंग डेस्क टेक्निक। ठीक है, तो इस तरह की अपीयरेंस हमें मिलेगी। बोथ 3A यूजेस लो डिफ्यूजन वेटिंग और फिगर 3B यूजेस हाई डिफ्यूजन वेटिंग। बोथ इमेजिंग टेक्निक्स अफोर्ड हाई रेजोल्यूशन, हाई सिग्नल टू नोज रेशियो एंड एबिलिटी टू कैलकुलेट अपेरेंट डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। ठीक है, कार्टिलेज सॉलिड एरो एंड जॉइंट फ्लूड डैश्ड एरो। ठीक है, एज वेल एज सीन ऑन बोथ इमेजेस कर्टेसी ऑफ एर्नस्टन स्टेरोस्पिकी। अब यहाँ पर जो डॉटेड इमेज है वो हमें क्या बता रही है? अच्छा, तो ये रह गया था। हाँ, सॉलिड एरो जो है हमारे पास ये कार्टिलेज बता रहा है, डैश्ड एरो हमारे पास जो है ये फ्लूड बता रहा है। बीच में रिकॉर्डिंग बताने की स्टॉप हो गई। इसकी फिर एक और टाइप है एमआरआई की। ठीक है, ये रहा T2 मैपिंग ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज इन द मीडियल फीमर। ठीक है, of a patient with osteoarthritis. A two-time point mapping software allows visualization of the spatial distribution. Notice that increased T2 relaxation times in figure 4B. T2 relaxation time is overlaid on the images using a color map with the scale on milliseconds. ये इन्होंने कलर मैप यूज़ करके हाईलाइट करके बता दिए हैं हमें चीज़ें। ठीक है, अब ये एमआरआई बहुत ही डिटेल में इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसको डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में अगर हम इसको पढ़ने लगे ना तो बाकी सारी चीज़ें रह जाएंगी। दूसरा हमारे पास जो है यहाँ पर OCT यूज़ किया गया है। ये टेक्निक्स हमने पहले कभी देखी नहीं है, ना ही इस बारे में पढ़ा है, जबकि हमें पढ़नी चाहिए थी, हमें सीखनी चाहिए थी। ये एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो इसके बारे में फ़िलहाल हम बात नहीं करेंगे। हम स्टिक रहेंगे अपने एक्सरे और एमआरआई पर। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई हैं। नाउ मूव ऑन टू द कॉजेज़ ऑफ OA। अच्छा जी, फिर 2022 में अक्टूबर में एक रिसर्च की गई थी, फिजिकल थेरेपी एज अ प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक नैरेटिव रिव्यू है। इसके अंदर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के कॉजेज़ भी मिलेंगे और उसका फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट भी मिलेगा। तो इसको हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें अगेन डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकुलर कार्टिलेज इरोजन हो जाती है, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाती है, स्क्लेरोसिस हो जाती है, बायोमैकेनिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलती है। ड्यू टू, ये इसके कॉजेज़ हैं, ड्यू टू एजिंग ऑफ पॉपुलेशन, अनहेल्दी डाइट्स, चेंज लाइफस्टाइल एंड इंक्रीज ओबेसिटी, incidence of OA is gradually increasing. Approximately 7% of global population suffers from OA. OA can seriously affect the quality of life and is one of the main causes of adult disability. OA has a long way considered a disease of cartilage degeneration that can be effectively treated surgically at severe stages by knee and hip replacement. ठीक है, तो रिसेंट ईयर्स में ये बता रहे हैं हमें कि OA किस तरह से लोगों की लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, उनको डिसेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहा है और इतनी क्रोनिक स्टेज पर जाके उनको फिर सर्जिकली रिमूव करवाने पड़ते हैं अपने नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के थ्रू। ठीक है, जॉइंट इंजरी हो जाती है, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन हो जाती है, बायोमैकेनिक्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड गट माइक्रोबायोम आर ऑल मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर OA। मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं। मॉडिफाइबल फैक्टर्स जिनको आप चेंज कर सकते हो, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो नॉन मॉडिफाइबल्स होते हैं। ठीक है, फिर हम इसकी फ़िज़िकल थेरेपी की बात करें। फ़िज़िकल थेरेपी मोस्ट कॉमनली रिकमेंडेड होती है नॉन फार्माकोलॉजिकल और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ स्पेशली OA। अब फिजिकल थेरेपी इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट होती है विद फ्यू और माइनर एडवर्स रिएक्शन। अब क्या होता है, द गोल ऑफ फिजिकल थेरेपी क्या होता है हमारा एज अ फिजियोथेरेपिस्ट OA का? पेन को रिड्यूस करना, improve joint function, improve the patient's physical condition, enabling the patient to gain sufficient mobility in activities of daily living। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेस बेस्ट होंगी फॉर OA पेशेंट्स। ठीक है, सिम्टम्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो सिम्टम्स की तरफ हम नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ गई जेनेटिक्स हो गया, जेनेटिक्स। मैकेनिकल लोडिंग, यहाँ पर मैकेनिकल लोडिंग एक मेजर कॉज बताया हुआ है। मैकेनिकल लोडिंग की बात करें तो एसेंशियल होता है लोड बेयरिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टेंटली चैलेंज बाय मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से एबेरेंट मैकेनिकल लोड कुड बी वन ऑफ द प्राइमरी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होता है दैट लीड्स टू कार्टिलेज इंजरी। ठीक है, कार्टिलेज इंजरी के लिए मैकेनिकल लोड सबसे ज़्यादा जो है वो कॉज फैक्टर बताया जाता है कि इसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जेंडर और सेक्स की बात करें तो डिफरेंट होता है, यूजुअली इग्नोर व्हेन डिस्कसिंग द रिस्क फैक्टर्स ऑफ OA।
हाउएवर अगर हम बात करें इमर्जिंग एविडेंस जो है ये डिफरेंस बताते हैं सीवियरिटी ऑफ ओए या इंसिडेंस की बात करें बिटवीन मेल और फीमेल पेशेंट्स के अंदर डिफरेंट होता है। देयर इज़ अ ग्रेटर एज एडजेसेंट प्रेवलेंस इन फीमेल पेशेंट देन इन मेल पेशेंट। फीमेल पेशेंट और मेल पेशेंट्स के अंदर जो है इसका मेजर डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल पेशेंट के बाद जो है मीनोपॉज के बाद इसकी बढ़ जाते हैं चांसेस ओए के, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट पर। फिजिकल थेरेपी फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस यहाँ पर हमें बताया गया है, ये रही एरोबिक एक्सरसाइजेस जिसमें जॉगिंग बताया है, स्विमिंग हम बात कर चुके हैं, ताई ची और योगा। ताई ची और योगा एज अ मुस्लिम हम लोग जो है परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप कोई दूसरा रिलीजन है तो वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। ताई ची और योगा को इसलिए हम फॉलो नहीं करते हैं एज अ मुस्लिम, क्योंकि अंदर इसके कुछ स्पेसिफिक पोज होते हैं जो कि किए जाते हैं सूरज की तरफ देखकर, जो कि किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया की तरफ देखकर, जो कि एज अ मुस्लिम हम कंसिडर नहीं करते हैं देखना। क्योंकि ताई ची और योगा का कॉन्सेप्ट होता है कि आप स्पेशल किस्म के नमस्कार और जो है वो प्रणाम टाइप कुछ कर रहे होते हो, तो हम ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन ये चीज़ भी एविडेंसेस के थ्रू बताई गई है कि ये भी बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं ताई ची और योगा। ठीक है, अगर कल्चरल या रिलीजियस वेरिएंट नहीं है तो। फिर आ जाते हैं अदर फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट, एक्यूपंक्चर और लो इंटेंसिटी पल्स अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इसलिए दिया जाता है क्योंकि अल्ट्रासाउंड के अंदर तो आप जो है वो डीप हीटिंग दे रहे होते हो, उसके अंदर टिश्यू इंजरी जो हुई हुई है, कार्टिलेजिनस इंजरी जो हुई हुई है, आप उसको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाती है मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, फंक्शनल एक्सरसाइजेस हैं, स्क्वाट्स हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स है, नी ओवर फुट पोजीशन है। इसके अलावा कुछ और भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो हैं बहुत ही बेनिफिशियल हैं, जो मैंने स्पेशली निकाल के रखी हैं, तो अब उन पे मूव कर जाते हैं। 2023 में एक जो है रिसर्च की गई थी, एक इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ऑन क्लिनिकल आउटकम्स ऑफ पेशेंट विद नी ओए। ठीक है, 4 आर्म कंट्रोल ट्रायल था। इसके बैकग्राउंड की तरफ नहीं जाएंगे, ना ही मेथड की तरफ, हम जाएंगे डायरेक्ट पहले तो कंक्लूजन की तरफ, फिर जाएंगे ट्रीटमेंट की तरफ। बेस्ड ऑन एविडेंस फ्रॉम प्रेजेंट स्टडी वी कैन रिकमेंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाड्रिसेप हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एज द मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन टू रिड्यूस पेन एंड मॉर्निंग स्टिफनेस इन पेशेंट्स विद ओए। ठीक है, कहाँ गया ये रहा। करंटली क्रोनिक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें भी हम नहीं जाएंगे, सिम्टम्स और कॉजेज़ में भी हम नहीं जाएंगे। तो इस रिसर्च के अंदर 4 ग्रुप्स थे। ठीक है, एक ग्रुप 1 को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दी गई थी ऑफ क्वाड्रिसेप, ग्रुप 2 को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दी गई थी फॉर हैमस्ट्रिंग, ग्रुप 3 को बोथ ट्रेनिंग दी गई थी क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग मसल्स की, एंड 4th ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप। तो स्ट्रेंथनिंग क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग मसल जो ग्रुप 3 को करवाई गई थी वो बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइजेज रही थी। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने लास्ट में रिजल्ट्स के सेक्शन के अंदर डिस्कशन के सेक्शन के अंदर ऐड किया है कि स्ट्रेंथनिंग क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग मसल इन एडिशन टू हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज लीड टू अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ पेन, रेंज ऑफ मोशन एंड फिजिकल फंक्शन। ठीक है, मजीद इस पर हम लोग जो है वो बात कर लें अगर, तो एक स्टडी बताती है कि प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज इन वुमेन विद ओए reported in muscle strengthening exercises for the knee extensor, flexor, abductor muscle using exercise machine with free weights for 12 weeks lead to significantly reduced pain and improve physical function। तो OA के पेशेंट्स की जो एक्सरसाइज ट्रीटमेंट होती है ना, वो यूजुअली जो मैंने पर्सनली करवाई है वो 6 वीक्स की करवाई हैं, और उनमें मेजर इंप्रूवमेंट्स आती हैं। इम्प्रूवमेंट के साथ साथ उनका पेन रिड्यूस हो जाता है और वो फंक्शनली एबल हो जाती हैं काफ़ी चीज़ें करने से। एक तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन अगर हम लोग अभी अपने घर वालों को कहें कि भाई आप जो है वो ये वाली एक्सरसाइजेस फॉलो करें ताकि आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, ताकि आप बाद में जो है वेंट का आपकी जो एज हो जाए जब जिसमें प्रॉब्लम ज़्यादा है इसका, उस टाइम पर आप प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ताकि आपको जो है वो बाद में मसले मसाइल ना फेस करने पड़े। दूसरा हमारे ये है कि जो ज़मीन पर बैठकर काम करते हैं ना, उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। कि आप ज़मीन पर बैठते हो, घुटनों घुटनों को मोड़कर आप बैठते हो, तो वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो हम पेशेंट को कुछ प्रिवेंशंस बताते हैं। एक तो ज़मीन से बैठकर डायरेक्ट उठना और बैठना होता है ना, हम उसको रिड्यूस करवा देते हैं। हम जो है वो पाँव लटका कर बैठने से पेशेंट को मना कर देते हैं। हम पेशेंट को कम से कम सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बोलते हैं और उतरने के लिए बोलते हैं। ठीक है, ताकि उनकी जो है वो हम मैकेनिकल लोड को रिड्यूस कर सकें। दूसरा, उनकी डाइट को एनहांस करने के लिए हम डाइटिशियन सजेस्ट करते हैं, और उसकी उनकी जो है ना वो थोड़ी बहुत काउंसलिंग ड्यूरिंग सेशन हम कर देते हैं, ताकि उनका जो है वो साइकोलॉजिकल पेन भी रिड्यूस हो जाए। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। बाकी कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।